प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सभी छात्राओं को जय जिनेंद्र। आप सभी कैसे हैं? ठीक है ना? अरे रे, ये क्या? पहचानिए। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये आकाशगंगा है, गैलेक्सी। तो छात्राओं, आपने पहचान ही लिया कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा नया अध्याय है तारे और सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम, भाग 1। इस अध्याय में हम सीखेंगे सौर मंडल क्या है, तारे और तारामंडल की विशेष जानकारी, प्राचीन भारत की खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट भारत। तो छात्राओं, आप सभी तैयार हैं सौर मंडल की सैर करने के लिए? चलिए हम चलते हैं। आपने कक्षा 6वीं में सौर मंडल के बारे में जाना था कि सौर मंडल क्या है। आप बताएंगे? तो सुनो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, कॉमेट्स, उल्काओं, मेटियोर्स, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। छात्राओं, सौर मंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी एक पहचान है, जिससे हम पूरी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में जाने जाते हैं। छात्राओं, आप जानते हैं ब्रह्मांड में एक सौरमंडल नहीं, ऐसे कई सौरमंडल हैं, लेकिन हम जिस सौरमंडल में रहते हैं वह अन्य सौरमंडलों से अलग है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे सौरमंडल में ऐसा क्या है जो अन्य सौरमंडलों से भिन्न है। तो चलिए हम जानते हैं। छात्राओं, विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और उस दौरान सूरज का भी निर्माण हुआ। सौरमंडल में सूरज और खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो इसमें एक दूसरे के साथ एक गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। खगोलीय पिंड, ये खगोलीय पिंड क्या है? क्या आपने खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना है? क्या आपने आकाश में चमकदार पिंडों को देखा है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि? तो छात्राओं, हम इन्हीं चमकदार पिंडों को खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड तो ऐसे हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य, यह एक तारा है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि तारे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि हमें रात में दिखाई देते हैं, तो सूरज कैसे तारा हुआ? आप सोच रहे हैं ना ऐसा? तो छात्राओं, लगभग सभी तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, जो सूरज की तुलना में हमसे लाखों गुना अधिक दूर हैं। और सूरज हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है। छात्राओं, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है अल्फा सेंटौरी, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 400 खरब किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? और कुछ तारे तो हमसे और अधिक दूरी पर हैं। तो इतनी दूरियों की लंबाई बताने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। और सुनिए तारों के बारे में। तारे दिन और रात का कोई भेद नहीं रखते, अर्थात तारे दिन और रात दोनों समय चमकते हैं, लेकिन सूरज हमारे बहुत अधिक नज़दीक है, जिसके कारण उसका अधिक प्रकाश पड़ता है और हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते। समझे? छात्राओं, ऐसा ही एक तारा और है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, जो गति करता प्रतीत नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी रात्रि में तारों को गति करते हुए महसूस किया है? जब आप रात्रि में आकाश में देखेंगे तो आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। अच्छा, चलिए
हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ऐसा करिए, आप अपने कमरे में खड़े होकर घूर्णन करो, अर्थात एक ही स्थान पर गोल गोल घूमो। क्या आप महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है आपके साथ कमरे की सभी वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही हैं? ऐसा ही आपने चलती रेलगाड़ी में भी महसूस किया होगा कि निकट के वृक्ष और भवन पीछे की दिशा में जा रहे हों। इसी तरह हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तारे गति करते हैं। नहीं, इसका अर्थ है पृथ्वी का घूर्णन, जो कि 23.5 अंश का कोण बनाकर घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है और इसी कारण हमें सूर्य पूर्व से उदित तथा पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। लेकिन छात्राओं, जैनागम में ऐसा नहीं कहा गया है। जैनागम इसके बारे में कुछ और ही कहता है। क्या आप इसे जानना चाहते हैं? तो आइए हम समझते हैं जम्बू द्वीप की संरचना, जिसमें हम जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है 3 लोक, जिसका आकार पुरुषाकार है। यह 3 लोक 3 भागों में विभाजित है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। और हम कहाँ रहते हैं? बिल्कुल ठीक, मध्यलोक में। और मध्यलोक के बीचों बीच ये है जम्बू द्वीप, जिसका आकार थाली के आकार का होता है। इस जम्बू द्वीप के बीच में ये है सुमेरु पर्वत। और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यहाँ। ये है भरत क्षेत्र, जहाँ हम रहते हैं। इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे आदि। और हम इस सुमेरु पर्वत से इतने दूर इस किनारे पर रहते हैं, जिसे भरत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हम रहते हैं। छात्राओं, हम ये जो चित्र देख रहे हैं, यह है 3 लोक का चित्र। इसके ऊपरी भाग को ऊर्ध्वलोक कहा जाता है और इसका निचला भाग अधोलोक कहलाता है। बीच का भाग मध्यलोक कहलाता है। बीचों बीच मध्यलोक में असंख्यात द्वीप व समुद्र होते हैं। इस 3 लोक में यदि हम अपना स्थान देखना चाहें कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं यहाँ मध्यलोक में। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप व समुद्र के मध्य में है जम्बू द्वीप। ये है जम्बू द्वीप जहाँ हम रहते हैं। इस जम्बू द्वीप के मध्य में होता है सुमेरु पर्वत, जिसकी परिक्रमा ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि लगाते रहते हैं। छात्राओं, आप सोच रहे होंगे कि ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि क्या हैं? तो सुनिए, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि ज्योतिष देवों के विमान हैं, जो पृथ्वी तल से 790 योजन से प्रारंभ होकर 900 योजन तक पाए जाते हैं। और ये सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा होता है। छात्राओं, यहाँ योजन दूरी मापने की एक इकाई है, जो कि 8 मील या 12.8 किलोमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार यह ज्योतिष मंडल 110 योजन के क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाता रहता है। तो छात्राओं, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी तो स्थिर रहती है और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि लगातार सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते रहते हैं। और विज्ञान इसके बारे में कुछ और ही कहता है। अब आप रात्रि में तारों को देखते हैं तो आपने तारों से मिलकर कई आकृतियाँ देखी होंगी, जिन्हें हम तारामंडल कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जानते हैं। अर्थात तारों के समूह को हम तारामंडल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि तारामंडल, जो कि एक प्रसिद्ध तारामंडल है। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, जो कि प्रश्न चिन्ह या कलछी जैसे दिखाई देते हैं। यह सप्तऋषि तारामंडल
प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों से संबंधित है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। एक और प्रसिद्ध तारामंडल है ओरायन, जो कि अधिकांशतः सर्दियों में दिखाई देता है। इस तारामंडल में भी 7 या 8 चमकीले तारे दिखाई देते हैं। इस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, जिसमें मध्य के 3 तारे शिकारी के बेल्ट को दर्शाते हैं तथा शेष 4 तारे चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हैं। इस तारामंडल के मध्य से लेकर पूर्व दिशा की ओर एक सीधी रेखा की कल्पना करें तो हमें आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे सीरियस तारा कहते हैं। इसी प्रकार एक और प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया, जो कि सर्दी में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर W या M के रूप में दिखाई देता है। छात्राओं, अब आपको तारों की तरह तारामंडल के लिए भी एक क्रियाकलाप करना है। इस क्रियाकलाप में आपको रात्रि में सप्तऋषि तारामंडल को 2-3 घंटे के अंतराल से 3-4 बार प्रेक्षण करना तथा उसकी आकृति व स्थिति को देखना है और बताना है कि इनकी आकृति व स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है, और साथ ही ध्रुव तारे को भी देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तारामंडल की आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है तथा यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। साथ ही हमें यह भी महसूस होगा कि यह सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रहा है। वैसे वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। छात्राओं, क्या आपको पता है कि ध्रुव तारा केवल उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है, यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता। हमारे सौरमंडल में तारों के साथ साथ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स भी शामिल हैं, जिसमें से सूर्य इन सबके केंद्र में स्थित एक तारा है। जिस तरह आपका हमारा परिवार होता है, उसी तरह सूर्य का भी एक परिवार होता है, जिसे सौर परिवार या सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सौर परिवार में सूर्य तथा विभिन्न खगोलीय पिंड आते हैं, जिनमें से सूर्य उन सभी खगोलीय पिंडों को अर्थात अपने सौर परिवार को ऊर्जा व प्रकाश देने का कार्य करता है। छात्राओं, आपने देखा होगा कि सूरज अपने सौर परिवार को सदैव ऊर्जा व प्रकाश देता है और साथ ही स्वयं प्रकाशित भी होता है, वह दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही सूरज की तरह हम सबको भी बनना है ना? बोलिए हाँ, हम सब बनेंगे। अच्छा छात्राओं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को जानते हैं जो सूरज की तरह प्रकाशमान हो और दूसरों को भी प्रकाशित करते हों? जी हाँ, हम सबके केंद्र हमारे गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। उनके लिए एक हाइकू भी है, उजाले में हैं, उजाला करते हैं, गुरु को बंदू। तो छात्राओं, अब बताइए, हमारी पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी क्या है? हाँ, सूर्य। और सुनिए, इस सूर्य के चारों ओर विभिन्न खगोलीय पिंड लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ये पिंड कैसे परिक्रमा करते होंगे? क्या कभी एक दूसरे से टकराते नहीं होंगे? क्या ये कभी नीचे नहीं गिरते होंगे? तो छात्राओं, इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप 17.9 और इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और सुनिए, जब ये पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सभी पिंड अपनी कक्षा में रहकर ही लगातार सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है, जो कि एक ग्रह प्लेनेट है। ग्रह वो खगोलीय पिंड है जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों को शामिल किया है, जो कि इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। एक बार इंग्लिश में: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अलावा 3 बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स सीरीज, प्लूटो व एरीज भी हैं। छात्राओं, पहले प्लूटो को भी ग्रह के नाम से जाना जाता था, जो कि सूर्य का अंतिम 9वें नंबर का ग्रह था। लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को बतलाया, जिसके अनुसार प्लूटो की आकृति बहुत छोटी पाई गई। इसलिए अब इसे ग्रह ना मानकर बौना ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं तथा किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती जाती है। जब ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ये लट्टू, आपने लट्टू घूमते हुए देखा है ना, चलाया भी होगा। हाँ, तो ये लट्टू कैसे घूमता है? ये अपनी धुरी पर ही, अपने आसपास पर ही घूमता रहता है। अपने अक्ष पर घूर्णन को हम घूर्णन गति कहते हैं तथा किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन रोटेशन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल, पीरियड ऑफ रोटेशन कहा जाता है। और पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे अर्थात 1 दिन होता है। यदि हम अपनी प्राचीन भारत की खगोलिकी देखें तो एस्ट्रोनॉमी में कई भारतीय विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। उनमें से एक हैं आर्यभट्ट। इन्होंने अपनी रचना आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती है, जिसके कारण आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों के बारे में भी बताया है। इन्होंने यह भी लिखा है कि चंद्रमा और अन्य ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के परावर्तित प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लगाती है और एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं, जो कि वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि सरकमफेरेंस की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो कि वास्तविक लंबाई 40,075.1 किलोमीटर से सिर्फ 0.2% कम है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी की गणना की थी। उनके द्वारा की गणना आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा की गणना के समकक्ष है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है तथा अन्य ग्रहों की इस प्रकार है: 1 AU बराबर करोड़, 1 करोड़ किलोमीटर या प्रकाश वर्ष। तो छात्राओं, आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में अपूर्व योगदान रहा है। इसलिए 19 अप्रैल 1975 में भारत सरकार ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा, और वर्ष 1976 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वायुमंडल के संताप मंडल में जीवाणुओं की खोज की गई,
जिनमें से एक प्रजाति का नाम वैसिलस आर्यभट्ट रखा गया है और भारत के नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। अतः आज के अध्याय में हमने सीखा सौरमंडल क्या है, तारे और तारामंडल की विशेष जानकारी के बारे में जाना, सौर परिवार क्या होता है, प्राचीन भारत की खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट भारत। जय जिनेंद्र।